सुने जी, बैठ जाइए बेटा जल्दी से प्लीज। सर सबूर ये अटेंडेंस प्लीज चेक कर लीजिए, बेटा पीछे भिजवा दो। बच्चों, मोहम्मद अली राना प्लीज खामोश होंगे। सुने जनाब साहब, क्या बात हो रही है? हमारा जो चैप्टर है दैट इज रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में हम स्पेसिफिकेशंस को समहाउ द अदर फॉलो कर रहे थे, जिसमें उसने कहा जी आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए, जिनमें रेट ऑफ द रिएक्शन आता है, रेट लॉ आता है, रेट की इक्वेशन आती है, रेट का कांस्टेंट आता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आता है, और फिर आपको इन रेट इक्वेशन का या ऑर्डर का जो केमिकल इक्वेशन है, या तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ उसका कोई ताल्लुक पता होना चाहिए, या फिर उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो मल्टी स्टेप प्रोसीजर है, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के साथ उसका कोई ना कोई लेना देना आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद हम अभी आखिरी टॉपिक हमारा क्या चल रहा था कि हमने इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करना है। अब उस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दो कॉलम्स बनाए थे कि सर उस एक्सपेरिमेंट के अंदर या तो क्या होगा, या तो ये होगा कि जी प्लान और डिजाइन कैसे करना है, या फिर क्या होगा कि सर जी अगर कोई वैल्यूज पता चल गई तो उनका एनालिसिस कैसे करना है, या उस एनालिसिस के बाद उसमें से इवैल्यूएट क्या करना है और कैसे करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मुझे प्लीज आप पहले कोई भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को निकालने के लिए उस एक्सपेरिमेंट का जो डिजाइन और प्लानिंग वाला तरीकाकार है प्लीज वो समझा दें। सबसे पहले रिएक्शन हम करेंगे विद, सपोज करें रिएक्शन ए और बी है, हम उन दोनों की एक एक मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, और एक एक मोल के साथ तो नहीं करेंगे, एक मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, उनका आपस में रिएक्शन स्टार्ट हो गया, फिर हर टाइम के इंटरवल हम डिसाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के बाद लेके उसको सब जीरो या फ्रीजिंग कंडीशंस के अंदर रखेंगे ताकि उनका रिएक्शन बन सके, ताकि वो कंप्लीट रिएक्शन ना हो। उसके बाद हम उस जो सैंपल होगा उसको टाइट्रेट करेंगे, हाँ, और उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। तो हर सैंपल के अंदर मतलब जो कि मुख्तलिफ वक्तों पर लिया गया है, किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम मॉनिटर करेंगे। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का हमें क्या फायदा होगा? हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे? हमारे पास उसका वो है जो इक्वेशन है डिफाइनिंग, हम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का असल में ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जब वो ग्राफ बन जाएगा तो हमें जिस भी पॉइंट पर रेट चाहिए होगा हम उस पॉइंट पर टेंजेंट लगा लेंगे और उसका ग्रेड निकाल लेंगे। ज्यादातर हम किस पॉइंट पर टेंजेंट लगाते हैं? टाइम जीरो पर, ताकि हमें इनिशियल रेट पता चल जाए। और इनिशियल रेट हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम रेट होता है। हम इसलिए इनिशियल रेट में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे? इनिशियल रेट आ गया, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी 1 थी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो भी 1 थी, तो हमारे पास रेट आ गया। अब क्या करें? इनिशियल रेट हमारे पास आ गया। अब हम किसी एक रिएक्टेंट की हाँ, किसी एक आधे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखें और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दें, और यही सारा काम दोबारा करें, तो पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या इनिशियल रेट है। फिर क्या करें? उसके बाद दूसरे रिएक्टेंट, दूसरा जिसकी चेंज की थी उसको कांस्टेंट कर लें और पहले वाली की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लें, और क्या करें? दोबारा सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करें, तो पता चल जाएगा कि इस नई सिचुएशन में क्या इनिशियल रेट था। ऐसे ही है। फिर करते करते एंड पे क्या हो जाएगा? एक टेबल सा आ जाएगा हमारे पास। टेबल की क्या शक्ल है जी? टेबल में हमारे पास क्या है जी? कुछ सीरियल नंबर है, और फिर एक तरफ ए की कॉन्सेंट्रेशन है, फिर दूसरी तरफ बी की कॉन्सेंट्रेशन है, और फिर तीसरी तरफ उसके इनिशियल रेट की कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, उनके साथ हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, सुनिएगा जरा गौर से जनाब साहब। आई थिंक उस टेबल को उठाकर मैं किधर बनाना चाहता हूं? आपके सेकंड कॉलम के अंदर। व्हाट इज द सेकंड कॉलम? दैट इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है जी। तो एनालिसिस और इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
एक्सपेरिमेंट के दो हमने कॉलम्स बनाए थे, कौन कौन से बच्चों? प्लानिंग एंड क्या? डिजाइनिंग एंड एक्सपेरिमेंट। उसकी सारे नोट्स मैं आपको कल लिखवा चुका था, अभी आपसे मैं रिवाइज भी करा चुका हूं। और अब दूसरा जो टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं वो प्लानिंग और एनालिसिस, डिजाइनिंग नहीं है, वो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। हेलो जी, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बात हो रही है। क्या करें जनाब साहब, मैंने क्या कहा था, क्या वैल्यूज ऑब्टेन हुई थी, मैं उन वैल्यूज को, मतलब जहां मैंने आपका पहला कॉलम एंड किया है, मैं वहीं से अपना आज के लेक्चर में दूसरा कॉलम जो है वो स्टार्ट करूंगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज हमारे एक्सपेरिमेंट में अचीव हो गई, उन वैल्यूज के साथ अब हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैंने क्या लिखा जी, क्या करें, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट में यूज द फॉलोइंग वैल्यूज, लिखे नहीं, use the following set of values to what? To find the order of the reaction, to find the order of the reaction with respect to every reactant। कौन कौन रिएक्टेंट था जी? A and B, with respect to A and B, with respect to A and B, okay। तो मुझे टेबल लिखवा दे जरा आप दोबारा। concentration of A in the mole per dm cube, फिर concentration of B that is also in the mole per dm, फिर it was initial rate that is in the मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ओके हो गया। द वन कितने, तीन है, ओके। इसकी यहां क्या था, वन और वन, और यहां मैंने रेट को क्या बोला, समथिंग लाइक R1। इधर ये टू हो गया और ये वन हो गया, इसको क्या बोले जी, R2। फिर ये वन हो गया और ये टू हो गया, तो उसको क्या बोल दिया, R3, ओके जनाब। ये हमारे पास एक टेबल था कल के लेक्चर का, मैं दोबारा बना देता हूं। मैंने दोबारा बना दिया है और मैंने क्या किया, इस डेटा को क्या करें, इन रिजल्ट्स को क्या करें, इन वैल्यूज को क्या करें, इन वैल्यूज को इस्तेमाल करें, यूज करें, इनके थ्रू इनको एनालाइज करें और इनके एनालिसिस से क्या इवैल्यूएट करें। ठीक है जी, एनालाइज द टेबल एंड इवैल्यूएट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या, A and B। मैंने क्या लिखा है, use the following set of values। I should have written क्या, analyze the what, the following results and क्या, and evaluate the क्या, the order of reaction। Analyze the following results and evaluate the order of the reaction with respect to A and B। so क्या करें और कैसे करें, जरा प्लीज सुनिएगा गौर से। आई थिंक मैं इस वक्त एनालिसिस कैसे करना चाहूंगा। आपको मालूम है कि मैंने क्या बोलते हैं, जिस रिएक्शन की बात हो रही है, किस रिएक्शन की बात हो रही है सर जी, बात हो रही है इस रिएक्शन की। दिस इज A प्लस क्या B गिव्स यू C प्लस D। इनका अगर हम रेट इक्वेशन अज्यूम करें तो क्या अजम्पशन थी कि A की पावर क्या है, M है, और B की पावर क्या है, वो N है। ऐसे ही है ना, मतलब अगर हम इसका रेट इक्वेशन अज्यूम करें तो A का ऑर्डर M है, B का ऑर्डर N है, और मुझे असल में निकालना क्या है, मुझे असल में बेटा जी M एंड N ही निकालना है। कौन अननोन है, M और N ही अननोन्स हैं। इनको कैसे निकालूंगा, इनको निकालने के लिए मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के रिजल्ट्स को कंपेयर करूं तो उसमें कौन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है क्या होगा,
उसके हिसाब से क्या पता चल जाएगा, ऑर्डर पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इफ आई टेल यू आई विल कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 2, इट विल गिव मी क्या, इट विल गिव मी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट व्हाट ए। तो एक काम करें जनाब साहब, पहले तो एक नोट लिखे, कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 and 2, कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 and 2 will give क्या, comparing the results of experiment 1 and 2 will give the order with respect to A, will give the order with respect to A, will give the order with respect to A। कैसे, जरा सुनिए। व्हाट इज मतलब कंपेयरिंग द रिजल्ट्स, कंपेयरिंग का वर्ड अंडरलाइन करेंगे यार। ये कंपेयरिंग का लफ्ज हमने ऑर्डिनरी मैथ्स में ओ लेवल में कहां इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक डिवाइड करने को कंपेयर करना कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डिवाइड करने को कंपेयर करना कहते हैं। तो मैं काम करूंगा जनाब साहब, मैं जो पहले एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज हैं वो इस रेट इक्वेशन में पुट करूंगा, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज जो है वो इस रेट इक्वेशन में पुट करूंगा, और फिर मैं दोनों को क्या करूंगा, आई थिंक डिवाइड करूंगा। तो दिस विल डेवलप क्या, सम कंपैरिजन। लेट अस सी वो क्या कंपैरिजन है। अंडरलाइन द वर्ड कंपैरिजन, अंडरलाइन करें इस लफ्ज को जी, कंपैरिजन को। कंपैरिजन का वर्ड अंडरलाइन करके पता क्या लिखें? देखिए जी, किसकी बात हो रही है? रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात हो रही है, इज इक्वल टू k इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इन द एक्सपेरिमेंट 2, उसकी पावर क्या होगी m, इंटू क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इन द एक्सपेरिमेंट 2, उसकी पावर क्या n। और कंपेयर करने मतलब इसको डिवाइड करते हैं किससे, रेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इधर क्या k टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पावर m इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसकी पावर n। क्या मैं दो इक्वेशन ऐसे लिखकर डिवाइड कर सकता हूं? जो मैं कंपेयर करूंगा, तो ये मैंने उसका कंपैरिजन की बात कही है कि दिस इज हाउ मैं कंपेयर करूंगा जी। आई होप ये बात आपको मालूम है कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या चीज कांस्टेंट होगी, के तो कांस्टेंट होगा ना, तो के तो मैं वैसे ही काट देता हूं। के मैं क्या कर दूं जी, के तो मैं वैसे ही काट देता हूं। अब मुझे एक बात बताएं, वैसे ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है उसके रेट की क्या वैल्यू है? सर उसकी वैल्यू है R2। इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू है R1। इधर के आपने काट दी है। ए की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है? 2, उसकी पावर क्या, m, ओवर इधर क्या है जी, कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1, उसकी पावर क्या है m, इनटू क्या, इधर एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या थी 1, और 1 में भी 1। तो ये चीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी। एंड पीछे क्या बचेगा? आई थिंक पीछे बचेगा R2 ओवर R1 इज इक्वल टू 2 ओवर 1 होल पावर m। इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या निकल आएगा? ये कौन सी इक्वेशन है? R2 की वैल्यू गिवन होगी, R1 की वैल्यू गिवन होगी, 2 ओवर 1 गिवन होगा, अननोन कौन है, किधर है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन विल गिव यू क्या, विल गिव यू द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या। यहां से आपको क्या पता चलेगा? इट्स सॉल्यूशन इज m, इट्स सॉल्यूशन इज m, दैट इज क्या, दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर तो दोनों तरफ बेसिस क्या हो गई, सेम हो गई। अगर दोनों बेसिस सेम हो गई तो ओ लेवल का तरीका चलाएंगे। क्या होता है ओ लेवल का तरीका? बेसिस सेम है, काट दो, ऊपर पावर्स इक्वेट कर दो। और अगर बेसिस सेम ना हुई तो ए लेवल का तरीका चलाएंगे। क्या है ए लेवल का तरीका? एक्सपोनेंशियल को बेस मतलब उसको नॉर्मल करने के लिए दूसरी तरफ क्या करना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। ये बात मैंने आपको फिजिक्स में या मैथ्स में आपको सिखाई हुई है, और बल्कि मैंने तब भी कहा था जब मैं लॉग पढ़ा रहा था आप सबको, क्या कि बेटा लॉग सिर्फ मैथ्स में नहीं होगा, लॉग सिर्फ फिजिक्स में नहीं होगा, लॉग का इस्तेमाल हमें शायद इस वाले चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था वहां पे आपको कि मैं लॉग का इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी करूंगा।
यहां तक अगर किसी को मसला है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन जनाब साहब? नो। सो आई बिलीव जो मैं समझाना चाहता हूं वो क्या है, ये तो भी मैंने, चलो ये तो वैल्यूज गिवन थी, अगर यहां भी वैल्यूज गिवन होती, ये वाली वैल्यूज भी, मतलब मुझे, मैंने तो नहीं लिखी, लेकिन अगर गिवन होती तो क्या करता, गिवन होती तो इन दोनों को डिवाइड करता, यहां भी एक वैल्यू आती, इन दोनों को डिवाइड करता, यहां भी एक वैल्यू आती। अननोन कौन होता? अननोन आपका ये पावर m अननोन होता। ये जो अननोन है, दिस अननोन मेक्स इट व्हाट? दिस अननोन मेक्स इट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एंड आई थिंक जब वो पूरी वैल्यूज होंगी यू वुड बी एबल टू सॉल्व these exponential equations। किसी को मसला है इस बात से? अब क्या करूं? अब कहूंगा जी कंपेयर करें किसको? 1 और 3। किसको जी? अगर मैंने 1 और 3 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को कंपेयर किया तो चेक करें उसमें कौन कॉमन है। 1 और 3 में a की वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से ऑर्डर नहीं आएगा। किसके हिसाब से ऑर्डर आएगा? b डबल हो गया है, उस हिसाब से आपका ऑर्डर आएगा। आई थिंक मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, एक काम करें, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं लिखवा देता हूं, आप लिखिए जी R2 over R1 इक्वल्स टू क्या? concentration of what? A in experiment 2 over concentration of A in experiment 1, उसकी होल पावर जो भी अननोन है, ये एंड पे बल्कि मैं इक्वेशन बना देता हूं, पहले आप लिखें अभी। देखिए जी, comparing the what? Comparing the results of experiment 1 and 3 will now give the order with respect to क्या? B. Comparing the results of experiment 1 and 3 will give the order with respect to B. Will give the order with respect to B. Will give the order with respect to क्या जी? B. कैसे? उधर भी यही काम करूंगा मैं, लेकिन इस काम में अपने क्या करूंगा, सुनने जरा गौर से। कंपेयर करने में तो डिवाइड करना है किसको? 1 और 3 को, तो रेट ऑफ थर्ड एक्सपेरिमेंट को डिवाइड करना है रेट ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। k टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ B, इसकी पावर m, इसकी पावर n ओवर k टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A पावर m इनटू द B की पावर n। यहां कौन सी वैल्यूज होंगी? थर्ड एक्सपेरिमेंट की। यहां कौन सी वैल्यूज होंगी? सेकेंड एक्सपेरिमेंट की। और उसमें आपको पता है मैं क्या क्या काटूंगा? वैसे एक बात सुने, के और के काटूंगा। अब मैं एक जरा जनरल फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, प्लीज जरा बच्चों देखिए, जनरल फॉर्मूला क्या बनाना चाहता हूं। के और के काट दूंगा, किस किस की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, पुट किए बगैर बता दें किसकी सेम है, तो मैं ए वाली की भी काट दूंगा। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा रेट, मतलब R3 over R1, इट विल बी इक्वल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इन द फर्स्ट की बात हो रही है, तो मैंने 2 क्यों लिखे? ओ सॉरी बेटा, फर्स्ट की बात हो रही थी। ऊपर में थर्ड की वैल्यूज है, नीचे में फर्स्ट की वैल्यूज है। सॉरी जनाब, माजरत इसके लिए कि ऊपर थर्ड वाले की वैल्यूज चल रही हैं, नीचे फर्स्ट वाले की वैल्यूज चल रही हैं, तो के और के तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, काट देंगे। थर्ड और फर्स्ट में ए की कॉन्सेंट्रेशन से उस वजह से काट लेंगे। थर्ड और फर्स्ट में बी की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, वो उस तरह से डिवाइड रहेंगी, लेकिन उनकी होल पावर क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा। इसमें आपको ये भी पता होगा और ये भी पता होगा, ये भी पता होगा और ये भी पता होगा। कौन आपका अननोन होगा? सर जी यहां पर दिस n विल बी क्या? दिस n विल बी द अननोन। और इस अननोन को कैसे निकालेंगे? सॉल्विंग दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन विल गिव अस द क्या? विल गिव अस द वैल्यू ऑफ n, दैट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या? तो ऐसे मैं यहां क्या लिखूंगा? सॉल्विंग दिस कौन सी इक्वेशन? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन will give the value of n, that is क्या जी? That is order with respect to b। हेलो जनाब साहब, हाँ अब अगर वैल्यूज पता है तो इधर R3 की वैल्यू, इधर R1 की वैल्यू, इधर आपको वैसे भी वैल्यूज पता है। क्या वैल्यू है? ऊपर 2 और नीचे 1। तो मैं इन वैल्यूज का क्या करूं जब मुझे वो वाली वैल्यूज नहीं पता? तो अगर पता हो तो फिर सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैंने तो टेबल आपको जनरल से बता दिया ना, मैंने टेबल आपको क्या कर दी थी? जनरल सा बता दिया था। हाँ अगर इस टेबल में मैं R की वैल्यूज भी साथ साथ बता देता, काम बड़ा आसान हो जाना था। वैसे पूरा जवाब ही सॉल्व हो जाता। क्या हो जाता? एक काम करें, कुछ वैल्यूज बताते हैं जनाब साहब।
एक काम करें, मैं वैल्यू लिख देता हूं जी यहाँ पे। इसकी वैल्यू 1.40 समथिंग, उधर वैल्यू है 5.60 समथिंग, इधर वैल्यू है 2.80 समथिंग। लो जी, लो जी, है क्या मतलब? अब वो तो अभी आगे जब सवाल करेंगे तो पता चलेगा। अभी ए और बी ही है, ठीक है, ए और बी ही है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर मैं कहूं जी पहले तो मैंने वैल्यूज नहीं थी पता ना, तो मैं क्या कर रहा था, मैं कहता बस उसको सॉल्व करोगे तो कुछ निकलेगा। अब मैं कहता हूं मैंने वैल्यूज बता दी हैं। अगर मैंने वैल्यूज बता दी हैं तो बताओ क्या सीन है अभी। इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ। हम क्या कर रहे थे, हमने कहा कि सर जी R2 और किसको, R2 ओवर R1, व्हाट वाज R2 ओवर R1, इन दोनों को डिवाइड करें। किनको? प्लीज लिखना छोड़ें, लिखना छोड़ें। R2 ओवर R1 मतलब इनके रेट्स को डिवाइड करेंगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इग्नोर करेंगे। इनकी 2 ओवर 1 है, तो यहां से क्या पता चलेगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। जरा चेक करते हैं क्या है। R2 की वैल्यू थी 5.60 ओवर R1 की वैल्यू है 1.40, इधर 2 ओवर 1 इज 2 और होल पावर क्या, m। व्हाट इज दिस 5.60 ओवर 1.40? प्लीज इसको डिवाइड करें 4, तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर m। ये 4 क्या होता है 2 के हिसाब से, इट इज 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर m। m क्या आया, लो जी, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 चल रहा है। इसको मतलब इस बात से भाई। और अगर मैं इस तरफ आ जाऊं, इधर बताएं यहां क्या वैल्यूज थी, व्हाट इज R3? R3 is 2.80 over R1. R1 is 1.40. It is equal to concentration of B in the third experiment 2 over concentration of B in the first experiment 1 whole power क्या n। इसको सॉल्व करने क्या होगा, what is this? This is 2 equals to 2 की पावर n। if कुछ ना लिखा हो तो आई थिंक क्या समझ आ रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A निकला है 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B निकला है 1। भाईजान ये काम तो मैं मेंटल मैथ से भी कर सकता था, कैसे? ये काम तो मैं ओरली भी कर सकता हूं। जरा बोर्ड पर गौर करेंगे, प्लीज गौर कीजिए। लुक एट दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स। लिखना छोड़ेंगे भाई, इतने लंबे चौड़े इक्वेशन लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं ओरली कर लूंगा। 1 से 2 में जाते हुए आपने सिर्फ किसको बदला, ये बताएं जी। मेरे जरा सीक्वेंस को फॉलो करिएगा प्लीज। जब आप एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में जाते हैं तो बताएं किसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, ए की कितनी होती है, डबल होती है। कितनी होती है? अच्छा, उसके डबल होने से रेट पर कितना फर्क पड़ रहा है, ये हुआ है इनटू 2, तो रेट क्या हुआ इनटू, क्लियर हो गया क्या, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2। किसको मसला है इस बात से? अच्छा, अगर मैं किसको कंपेयर करूं 1 और 3 को, अगर आप आते हैं 1 से 3 में तो किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, 1 तो 1 है, इसकी हो रही है, कितनी हो रही है, डबल हो गई। इसके डबल होने से रेट पे क्या फर्क पड़ा, 1.5 ये टाइम्स 2 हो गया, एल ओ जी। तो ब्लू कलर के जो मैंने एरोस बनाए थे उसमें क्या होता था, ए चेंज हो रहा था, ए के डबल होने से रेट 4 गुना ज्यादा, तो ए के हिसाब से ऑर्डर 2 आ गया। ग्रीन कलर के एक्सपेरिमेंट्स में बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा था, उसके डबल होने से रेट भी डबल हो गया था, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज, किसी को मसला है भाई? ठीक है, मतलब मुझे तो वैल्यूज मेंटल मैथ्स के थ्रू समझ आ रही हैं। हाँ, फंसूंगा मैं किधर, जब वैल्यूज ऐसे डबल या ट्रिपल टाइप नहीं होंगी, कोई इनका मेंटल मैथ्स कैरी, तो फिर मुझे इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी। और मैं इक्वेशनें किस बुनियाद पर बनाऊंगा, मैं इतनी लंबी चौड़ी ये इक्वेशन नहीं बनाऊंगा कभी भी, मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, ये वाली ऐसे, बल्कि ऐसे वाली। जिस किसी का भी रेट का डिवाइड करना है उसके सामने जिस किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसकी रेशो होल पावर अननोन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैं एक्सपेरिमेंट्स ही कौन से सेलेक्ट करूंगा जिनमें कोई ना कोई कांस्टेंट होगा और किसी न किसी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है
उनकी कॉन्सेंट्रेशंस की रेशो की पावर अननोन इज इक्वल टू रेट की रेशो। दैट्स इट। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है, ये वाली बात कि सर जी क्या करें, किसी भी दो एक्सपेरिमेंट्स के रेट्स को डिवाइड करें, उसके अंदर जिस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है उसको डिवाइड करें, और होल पावर जो भी ऑर्डर है वो रख दें, और आपको x1 निकले, x2 निकले, x3 निकले, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पावर क्या है, आपका ऑर्डर क्या है, आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे और किसके हिसाब से क्या ऑर्डर होगा। मैं उम्मीद करता हूं इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहां से आगे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स के नतीजे में देखेंगे जनाब साहब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, बट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। आई थिंक दैट्स इट।